नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। कल काउंटिंग हो गई, रुझान नतीजों में तब्दील हो गए और तब्दील ऐसे हुए कि जो मैं मजाक मजाक में लगातार ये कह रहा था कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ऊंट बैठे ही ना और वो खड़ा ही रहे। अब खड़ा भी यूं रहा ऊंट के बीजेपी के दरवाजे पे खड़ा हो गया। अपने सहयोगी दल के साथ बीजेपी 32 के आंकड़े पे पहुंची, लेकिन 32 को 36 कैसे करना है, ये एक ऐसा मसला बना रहा जो आज भी सुलझ नहीं पाया। कल पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। हालांकि 8 के पहले ये चर्चा बहुत जोरों पे थी कि बीजेपी की नजर आम आदमी पार्टी के कुछ जीतने वाले संभावित उम्मीदवारों पर है। कुमार विश्वास ने उसको उसका ढिंढोरा पहले ही इतना पीट दिया कि बीजेपी के लोग भी ये सोचने लगे कि ये आदमी अरविंद केजरीवाल है, जो बिजली के पोल पे पिलास लेकर चढ़ सकता है। अगर ऐसा कर दिया तो उसके बाद ये कितनी पोलों पे चढ़ेगा, उसका हिसाब भी रखना शायद मुश्किल हो। अब इन तमाम पेचीदगियों के बीच दिल्ली कुछ इस कदर फंसी है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। 32-36 होता हुआ नहीं दिखता। दूसरी तरफ जो दूसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी जो उभर कर सामने आई है, वो पहले ही ये कहकर मुस्कुरा रही है कि ना हम देंगे ना लेंगे, समर्थन न किसी सूरत में दिया जाएगा न लिया जाएगा। अब ये लेन देन होगी नहीं तो सरकार कैसे बनेगी, ये कल का मसला था। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी कई सुझाव आते रहे, कई ट्वीट्स होते रहे। हर ट्वीट का जवाब तुरंत दिया जाता रहा, अलग अलग खेमे से। लेकिन अगर कोई पार्टी शांत बैठी रही तो वो थी बीजेपी। उधर कांग्रेस में मुख्यमंत्री जो अब हार चुकी हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि उनकी हार वो स्वीकार करती हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी, पार्टी के तौर पे भी। लेकिन कहते-कहते ये भी कह दिया कि इस हार के लिए वे अकेले जिम्मेदार नहीं हैं और जो समर्थन उन्हें संगठन से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और ये भी कह दिया कि जिन लोगों ने जो वादे किए थे, अब वो पूरा करके दिखाएँ, वो तो उसे पूरा होते हुए देखना चाहती हैं। और मुस्कुराकर कहा कि अगर वो पूरा हुआ तो अच्छा ही होगा, दिल्ली का कुछ तो भला होगा। बहरहाल जिस चौराहे और दोराहे पे इस वक्त दिल्ली खड़ी है, वहां से आगे का रास्ता पता नहीं चल रहा कि होगा क्या। और अगर रास्ता नहीं हुआ तो एक ही रास्ता होगा, अगला चुनाव। क्या दिल्ली को अगले चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए? इसी पर चर्चा। दिल्ली में लगता है चुनाव तय है। और चुनाव क्यों तय है ये समझने और समझाने के लिए एक बेहतरीन पैनल इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट विनोद वासनेय जी हैं। रास बिहारी जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट। अनिल सागर जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट। रास बिहारी जी और अनिल सागर जी की एक और खासियत है कि दिल्ली को रिपोर्टर की तरह मेरी तरह कवर भी करते रहें, तो वही भी एक तजुर्बा है साथ में। डॉक्टर मोनीश कुमार एनआरआई हैं और फिलहाल दिल्ली में हैं, आम आदमी पार्टी के लिए लगातार कैंप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष डॉक्टर मोनीश रखेंगे। कुलजीत सिंह चहल उस पार्टी से हैं जिस पार्टी के दरवाजे पे वो ऊंट बैठने को तैयार नहीं खड़ा है, यानी बीजेपी है। और वो देखते हैं क्या होता है। और गुरुचरण सिंह राजू जी हैं, जिनके दरवाजे से ऊट 8 के पहले या 4 के पहले भाग गया कांग्रेस पार्टी। उनका भी जरा पक्ष जानेंगे। शीला जी आज बहुत दर्द में थी, वो दर्द सरकार और संगठन के बीच का, वो भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले जरा आपको बताएं कि ये ट्विटर, फेसबुक, ये सब भी बड़ी कमाल की चीज है। आप कहीं रहिए, 2 लाइन लिख करके एक चर्चा शुरू करवा सकते हैं। शुरुआत किरण बेदी ने किया, जो कभी अरविंद केजरीवाल की बड़ी बहन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन
और उस अन्ना मूवमेंट में एक बड़ी अहम भूमिका निभा रही थी। अरविंद ने पार्टी बनाई, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। हालांकि इस दरमियान भी अरविंद कहते रहे कि किरण बेदी अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाएं तो वो उनका स्वागत करेंगे और उनकी दिली तमन्ना है कि किरण बेदी दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालें। खैर वो संभाला तो नहीं, लेकिन आज ट्वीट करके ये जरूर कह दिया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को एक फ्रैक्चर मैंडेट आया है और वैसी सूरत में दोनों को मिलकर के सरकार बनाना चाहिए। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो जाए और रूल करने के लिए नहीं बल्कि सर्व करने के लिए। और एक तरफ जहां किरण बेदी जी का ट्वीट था तो श्री श्री रविशंकर प्रसाद भी आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ गवर्नेंस के तौर पर वो आ गए और कहा कि दोनों ही पार्टी के ईमानदार और अच्छे लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये दोनों क्या कहना चाहते हैं जरा वो भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले जरा देखिए विस्तार से कह क्या रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बननी तय हो गई है। लेकिन अभी दिल्ली को लेकर पेच फंसा हुआ है। यहां बीजेपी को 32 सीटों पर जीत मिली है तो आम आदमी पार्टी के हाथ 28 सीटें आई हैं। आपने किसी का समर्थन लेने और देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं बीजेपी के सीएम उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कह दिया है वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। हम कह रहे हैं कि जिसको मेजॉरिटी नहीं मिली वो कह रहा है कि मैं सरकार कैसे बनाऊं, और हम कह रहे हैं आप बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं। कैसा हम सबका माइंडसेट हो गया। माइंडसेट ये है कि जाओ, झपटो, छीनो, सरकार में बैठो, गद्दी कुर्सी के लिए झगड़ो, किसी तरह बैठ जाओ। हम सबकी देखते देखते अब हमारा मन भी वैसा बन गया है और ऐसी चीज देख के हमें अजीब सा लग रहा है कि कोई पार्टी कह रही है ना हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। देखिए, मैंने कल भी टेलीविजन चैनल्स पर स्पष्ट किया है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें सबसे बड़े दल के रूप में निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद और विश्वास दिया है, लेकिन उन्होंने हमें इतना नंबर नहीं दिया कि हम मेजॉरिटी नंबर को पार कर सकें। इसलिए स्वाभाविक है कि हम सरकार बनाने की पहल नहीं कर सकते हैं और हम किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ की या दूसरी पार्टियों को डिस्टर्ब करने की राजनीति में कतई विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए अब हमारे कोर्ट में तो बॉल है नहीं। सरकार बनाने पर बीजेपी और आप नेताओं की दलीलें आपने सुन ली। अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार इन हालातों में दिल्ली में सरकार बनेगी कैसे। आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि वो सरकार बनाने के लिए किसी से गठबंधन नहीं करेगी। तो क्या दिल्ली में फिर से चुनाव होगा? आखिर कैसे गड़बड़ हो गया दिल्ली का सियासी गणित? अब आगे क्या होगा? क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या दोबारा चुनाव होंगे? कुल मिलाकर मामला बेहद पेचीदा दिखाई दे रहा है। उधर सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी का कहना है कि अच्छी सरकार देना बीजेपी और आप दोनों की जिम्मेदारी है। हालांकि आप नेताओं की इस पर अपनी ही दलीलें हैं। I'm not being idealist. I'm just being sensitive to the voters' expectations. Delhi has to be governed, and what if it governed by the best of BJP and the best of AAP? And I would say, since Arvind's party has experimented with some very many new things in political life, why can't we now experiment even with a new form of governance when there's a split verdict? कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन करना या कांग्रेस से बीजेपी से समर्थन लेके सरकार बनाना, इसके लिए हम कोई गठजोड़ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, श्री श्री रविशंकर ने भी कहा कि दोनों पार्टियों को मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए और जनता पर एक और चुनाव का बोझ नहीं डालना चाहिए। दिल्ली का सियासी गणित अभी भी चरम पर है। राजधानी का हर शख्स एक ही सवाल कर रहा है, दिल्ली में कैसे बनेगी सरकार? दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? क्या दिल्ली में फिर चुनाव होंगे या फिर दिल्ली में गठबंधन की सरकार होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। सारे लोग लगे हैं कि ये चुनाव कैसे होगा और ये सरकार कैसे बनेगी। अपने अपने अनुभव और तजुर्बे से लोग बता रहे हैं। किरण बेदी कह रही थी कि अगर अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल सिस्टम में एक नया एक्सपेरिमेंट किया तो ये एक एक्सपेरिमेंट करने में हर्ज क्या है, दोनों के अच्छे अच्छे लोगों को इकट्ठा करके कुछ बनवा लीजिए। एक रास्ता तो ये है कि ये जो आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, 32 सीटें हैं बीजेपी के पास, इसे होल्ड कीजिएगा, और एक सीट इसे होल्ड कीजिएगा,
32 सीट बीजेपी के पास है, यानी 31 बीजेपी, 1 शिरोमणि अकाली दल, 1 जेडीयू और 1 इंडिपेंडेंट। ये कुल मिलाकर के 34 होते हैं, लेकिन आंकड़ा चाहिए 36 का, 2 भी कम है। और ये जो इंडिपेंडेंट वाले, ये वो सज्जन हैं जो बीजेपी के दरवाजे पे गए थे चुनाव के पहले टिकट मांगने, बीजेपी ने भगा दिया था। अब जब जीत गए हैं तो कह रहे हैं कि मैं समर्थन देने को तैयार हूं। कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, कह रहे थे मैं बीजेपी को समर्थन दे सकता हूं, जाकर कहिए अपने पार्टी अध्यक्ष को कि नरेंद्र मोदी मुझसे फोन करके बात करें। उसके बाद उसके जी एएनआई से सॉरी, ये संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वो सुन लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। प्रदेश में सुखराम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, 6-6 महीने की सरकार मायावती के साथ चलाए हैं। कांग्रेस वालों को भी अनुभव है पार्टी तोड़ने का, लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी थी, तो ये दोनों लोग आपस में काम करते हैं। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी कैसे लेंगे फिर? नहीं, हमारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। 28 सीटें हमें मिली है, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, जो जनता से हमने वादा किया है, जन लोकपाल का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, बिजली पानी का मुद्दा, उसको सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष के पार्टी के तौर पे हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमेशा राजनीति के चलते जनता जो है वो प्रॉब्लम फेस करती है, ऐसे में एक तरह से दोबारा से चुनाव होना एक बड़ी अजीब स्थिति होगी जनता के लिए। आपकी तरफ से कोई तो एक ऐसी पहल होगी जिसमें जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़े। मुझे लगता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर लोग आप लोगों को कतई निराश नहीं करेंगे। अभी आप चिंता मत कीजिए, वो लोग पूरा खेल जानते हैं, अभी सब कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो मतलब आपका तय है कि आप विपक्ष में ही रहेंगे, कंटिन्यू वही करेंगे? विपक्ष का जनादेश मिला है हमको 28 सीटें मिली, हमें 36 सीटें नहीं मिली हैं, हमें 28 सीटें मिली हैं। 36 सीटें मिलती तो हम देखिए हम सरकार में इसलिए जा रहे थे कि हमें कुछ कार्यक्रम था वो लागू करना था, हमें स्वराज बनाना था, हमें जन लोकपाल बनाना था, हमें महिला कमांडो फोर्स बनानी थी, हमें बिजली पानी के दाम कम करने थे, पानी मुफ्त करना था। ये सारे मुद्दे हमारे हैं, हम उसके लिए जाना चाह रहे थे सरकार में। हम कोई मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए नहीं जाना चाह रहे थे। तो मतलब जनता से कतई उम्मीद न करेगी आप सरकार बनने की पहल या थोड़ी सी इसके लिए कोशिश करेंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 31 सीटें उसके पास है, जोड़ तोड़ की राजनीति का उनको पुराना अनुभव है। कांग्रेस के जो 8 विधायक हैं, अभी उनके साथ अपना जोड़ तोड़ करके वो आपस में खेल कर लेंगे। नीतीश कुमार ने आपको समर्थन देने की बात कही। लोकसभा चुनाव के बारे में अभी हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी उस पर बैठ के चर्चा करेगी और तब हम आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। किरण बेदी ने कहा है कि आपको बीजेपी से मिलना चाहिए। किरण जी की किसी भी बात पे मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी में येदियुरप्पा रहे हों, जिस पार्टी में कुशवाहा रहे हों, जिस पार्टी में आयरन ओर का घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ हो, जिस पार्टी के अंदर निशंक रहे हों, जिन्होंने गंगा के तटों का सौदा किया हो, ऐसी पार्टी के साथ मिलने के बारे में सोचना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हो ये आशा जताई और समर्थन भी दिया है। क्या थर्ड फ्रंट में आपको लाने की कोशिश है, क्या आप जाएंगे? देखिए, अभी तो हमारा सिर्फ एक फ्रंट है। दिल्ली की जनता से जो हमने वादा किया है उसको सड़क से लेकर सदन तक हम कैसे उठाएंगे, और सड़क से लेकर सदन तक उठाने के लिए दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष के जनादेश दिया है। हम विपक्ष की भूमिका नहीं के बारे में बिजली और पानी का मुद्दा उठाया था, उसका क्या हुआ? सब लड़ेंगे, बिजली और पानी और सारे मुद्दों पे हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे। संजय जी, आपको लगता है और राज्यों में भी जैसी दिल्ली में आपको सफलता मिली है वैसी मिल पाएगी? पूरे हिंदुस्तान में मिलेगी, ये एक संकेत है खाली दिल्ली से। चलिए, ये संजय सिंह थे जो बहुत कुछ कह रहे थे और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन खुलकर शायद आज की वक्त में, आज की शाम कह नहीं पा रहे। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि ये दिल्ली में आंकड़े कैसे बनते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जरा आपको हम एक पैकेज दिखाते हैं कि ये आंकड़े क्या कहते हैं, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। और इसमें एक रास्ता है, वो रास्ता तो है लेकिन जोखिम भरा है। कौन उठाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन जरा देखिए क्या क्या रास्ते हैं। दिल्ली में एक बार फिर चुनाव की आहट मिल रही है। 8 दिसंबर को जो जनादेश आया, उसके बाद दिल्ली में जल्द चुनाव की संभावना बढ़ती जा रही है। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसे 31 सीट मिली है, लेकिन उसकी सहयोगी अकाली दल की एक सीट को मिलाकर उसकी सीटों की संख्या 32 हो गई है। आम आदमी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी है, जिसे 28 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को महज 8 सीट ही मिली।
2 सीट अन्य के खाते में गई हैं, जिसमें से एक जेडीयू और एक निर्दलीय है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत है, लेकिन बहुमत के इस आंकड़े से सभी पार्टियां दूर हैं। अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिल जाती है तो बीजेपी के 32 और आप के 28 विधायकों का कुल योग होता है 60, यानी सरकार बन सकती है, लेकिन ये गठबंधन नामुमकिन है। दूसरा समीकरण बनता है अगर 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा से विश्वास मत हासिल करते वक्त कांग्रेसी विधायक वॉकआउट कर जाते हैं। इस सूरत में विधानसभा में मौजूद सदस्यों की संख्या 62 हो जाएगी, जिसमें बहुमत के लिए बीजेपी को 32 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जो आंकड़ा पार्टी के पास है। तीसरा समीकरण बनता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी की 28 और कांग्रेस की 8 सीटों को मिला दिया जाए तो कुल योग होता है 36। यहाँ भी सरकार बन सकती है, लेकिन इन दोनों का गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि गठबंधन से आपने इनकार कर दिया है। इन तीनों समीकरणों के फेल होने के बाद विकल्प राजभवन के दरवाजे से खुलता है। इस राजनीतिक हालात में उपराज्यपाल की भूमिका की शुरुआत होती है, सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के आमंत्रण से। लेकिन बीजेपी के सरकार बनाने से इनकार करने के बाद ये मौका दूसरी बड़ी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के पास जाता है, लेकिन आप पहले ही विपक्ष में बैठने की बात कह चुकी है। इसके बाद विकल्प है राष्ट्रपति शासन का। दिल्ली में 17 दिसंबर से पहले नई विधानसभा का गठन होना है। ऐसा नहीं होने की सूरत में 18 दिसंबर से राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, जिसकी अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती और जून 2014 तक दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। चलिए, ये कई रास्ते हैं और एक रास्ता, ये सारे रास्ते ऐसे हैं जो ये आपको विधानसभा दिख रहा है दिल्ली का, वहां तक ये रास्ते आपको पहुंचाते हैं, लेकिन सबके जो रास्ते हैं, डगर हैं, वो इतनी मुश्किल वाले हैं कि वहां तक कोई पहुंचता हुआ दिखता नहीं है। विनोद जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अभी संजय सिंह जी को आप सुन रहे थे गोधीली बेला में, शाम की बेला को कहते हैं ना, कल का सूरज कैसे उगेगा किस तरफ, अब तक तो पूरब से ही उगता रहा है। लेकिन दिल्ली की राजनीति में पहली बार ये भी देख रहा हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में, कि कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन भी जो है ऊंट को अपने घर से हटाने के फेरे में है कि हमारे दरवाजे से हट जाओ। लेकिन बीजेपी अब तक क्लियर कट ये नहीं कह रही है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है। वहां पर एक थ्योरी है वेट एंड वॉच की। ये वेट एंड वॉच क्या होता है पॉलिटिक्स में? देखिए, जो आपने अभी पैकेज दिखाया था उसके अनुसार वेट एंड वॉच का केवल एक ही पहलू बाकी है कि क्या कांग्रेस फैसला करती है वॉकआउट का। क्या मत परीक्षण के दौरान सदन की संख्या इस तरह से कम की जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस इस बारे में क्या नीति बनाती है। अगर कांग्रेस ऐसी नीति बनाती है कि हमें बीजेपी की सरकार बन जाने दो, फिर तुरुप का पत्ता हमारे हाथ में, जब चाहेंगे तब हम गिर जाने देंगे, तो मैं नहीं समझता। दोनों तरफ रिस्क है। कांग्रेस को भी बदनामी कम नहीं झेलनी पड़ेगी और सब लोग यही कहेंगे, देखिए कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार बनवा दी, जबकि उनको अगला चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना है। सब लोग कहे ना कहे अरविंद कंपनी तो फिर बैंड बजा देगी, बजा देगी। कांग्रेस की अपनी मजबूरी ये है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी कैसे करे। जैसे कि अभी पंकज सिंह बोल रहे थे और भी आपके चैनल पे कई नेताओं ने अपने बयान दिए हैं। अभी एक समाचार आपके चैनल पे ये भी था कि वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी जाना चाहती है जी। सुबह अखबारों में कई विश्लेषण में था कि 300 से ऊपर जिलों में आम आदमी पार्टी की शाखाएं हैं और वो नेशनल स्तर पर उतरना चाहते हैं। ये एक नए किस्म का राजनीतिक समीकरण लोकसभा चुनाव से पहले तैयार हो रहा है और हर पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को इस नए पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सारे कदम दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर के इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए फूंक कर रखने पड़ेंगे।
मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस भी कोई वॉकआउट करने नहीं जा रही है। निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन लगना है। ये कोई संवैधानिक संकट ऐसा नहीं है, कोई राष्ट्रीय सरकार वाली बात नहीं है कि संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, सरकार बनाना अनिवार्य है। वहाँ भी जो है राष्ट्रपति शासन केंद्र में भी लगाने की हालांकि व्यवस्था है, लेकिन उसको ज़्यादा जोखिम भरा माना जाता है। दिल्ली में छोटा सा ये संकट है, और चूंकि लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, 5 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने हैं, और उसमें कोई बहुत खर्चा नहीं होना है सरकार की तरफ से, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज का भी। जी, लोकसभा के चुनाव में सारे पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारेंगे ही। उसके साथ साथ अगर विधानसभा का भी उम्मीदवार होता है तो चुनाव का खर्चा नहीं बढ़ने वाला है। दिल्ली पे कोई बहुत बोझा नहीं पड़ने वाला है, जैसे कि अभी कहा गया था कि दिल्ली पे बोझा नहीं पड़ना चाहिए। रास बिहारी जी, ये 2 ट्वीट आए, एक किरण बेदी और एक श्री श्री रविशंकर जी। ये दोनों कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, किरण बेदी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट भी सुखद ही आए हैं उनके पर्सपेक्टिव से। वो भले ही दुखद हो बीजेपी और कांग्रेस के नजरिए से, लेकिन वो कह रही हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट ये सफल रहा है तो क्या एक और एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता कि दोनों पार्टियों के अच्छे लोग, ईमानदार लोग इकट्ठा हों, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और राज ना करें, सेवा करें दिल्ली की। नहीं, सवाल ये है कि दोनों पार्टियां, बीजेपी भी ये कह रही है कि हमारे पास में इतना हमको मेजोरिटी नहीं मिली, और आप तो कह रही है कि हम तो विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार बनेगी तब आपको विपक्ष में बैठने का मौका मिलेगा। नहीं तो जो 50 एमएलए पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं, शायद मेरे ख्याल से शपथ लेंगे, और शपथ लेने के बाद में अगर बीजेपी सरकार बनाने जाती है तो, क्योंकि ये तो जरूर है कि उपराज्यपाल बीजेपी को बुलाएंगे कि आप आइए सरकार बनाइए और बहुमत साबित कर कीजिए। लेकिन ये भी होगा ना पहली बार कि कोई न्योता एक्सेप्ट नहीं करेगा। कि वही यही बात है कि अगर बीजेपी क्या न्योता स्वीकार करेगी? मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर हर्षवर्धन के तेवर जिस तरह के हैं कि वो न्योता स्वीकार करेंगे और सरकार बनाने जाएंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जैसे नितिन गडकरी ने भी कह दिया हम समर्थन नहीं ले रहे किसी का, अरुण जेटली ने भी कह दिया। और कल 11 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है बीजेपी के सभी विधायकों की, तो उसमें कुछ अनाउंसमेंट कल होगा। क्योंकि जब तक, दूसरा बात जो है कि जब किरण बेदी या श्री रविशंकर कोशिश कर रहे हैं, हमको ये मानना चाहिए कि ये जो प्रयोगशाला है ना, ये जो दोनों की अलग अलग प्रयोगशाला है, दोनों की टेस्ट अलग अलग टाइप के हैं। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो विस्फोट होगा। विस्फोट जो है, कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि उसके खिलाफ विस्फोट हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अपना स्टैंड है, बीजेपी का अपना स्टैंड है। अब इस स्टैंड में यही बचता है कि सरकार जो है कि ये ठीक है कि जब चुनाव होगा तो थोड़ा बहुत खर्चा जो है वो सरकार का भी होगा, और उससे ज़्यादा खर्चा पार्टियों का होगा और उम्मीदवारों का होगा, क्योंकि चुनाव लड़ना भी इतना आसान नहीं होता। क्योंकि ये अलग बात है कि ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमने 14 लाख रुपए में चुनाव लड़ा, पर सच्चाई कुछ और होती है। बहुत लाखों रुपए खर्च होते हैं चुनाव में, करोड़ रुपए खर्च होते हैं चुनाव के अंदर। तो ऐसे में अगर चुनाव जाएंगे तो ये तो पार्टियों को तय करना है कि चुनाव लड़ना है उनको या मिलजुल के सरकार बनानी है। और मिलजुल के सरकार बना नहीं सकते, क्योंकि 3 जो ध्रुव हैं, 3 अलग अलग ध्रुव हैं। ठीक है, कांग्रेस की हालत बड़ी खराब है आज, लेकिन कांग्रेस अभी राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी केंद्र में सरकार है, वो भी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से कि वो बीजेपी का साथ दे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो एक दूसरे के विरोध पे वो टिके हुए हैं, और आम आदमी पार्टी दोनों के विरोध पे सामने आई है। तो ऐसे में यही लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होंगे, और मुझे लगता है कि यही दिल्ली के हित में भी है। जी, अनिल, ये आपने देखा, ये संजय सिंह कह रहे थे, एक लाइन उन्होंने कहा अभी जब वो कह रहे थे कि हमें 28 का मैंडेट मिला है, यानी कि जो दिल्ली के लोग हैं वो हमें ऑपोजिशन में बैठने के लिए कह रहे हैं, यही मैंडेट है हमारे लिए, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। और व्यंग्यात्मक तरीके से बीजेपी और दूसरी पार्टियों की तरफ इशारा किया उन्होंने, और कहा कि तजुर्बा है उनके पास जोड़ तोड़ करने का, वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना लें। हालांकि उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो कह रहे हैं, और मुस्कुराहट ये कह रही थी कि वो बना नहीं पाएंगे, और बना नहीं पाएंगे इस पे ही वो मुस्कुरा रहे थे। लेकिन क्या ये कहना कि 28 ही सीटें दिल्ली के लोगों ने दिया है, अब ये पता है कि अगली बार चुनाव होना है,
क्या ये जनता जनार्दन को, दिल्ली के वोटरों को एक मैसेज देने की भी कोशिश है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये गलती कर दी आपने, अगली बार चुनाव हो तो 36 के पार लेके चलिए हमारी गाड़ी? देखिए, मुझे लगता है कि ये इनका जो टारगेट है वो कुछ और है। वो इस छोटे तीर से बड़ा निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि हम लोकसभा चुनाव तक यदि हम किसी भी प्रकार से सरकार बना भी लेते हैं तो उन वादों को पूरा नहीं कर सकते हैं जो हमने जनता से किए हैं। और वो जैसे ही सरकार बनाएंगे उनके ऊपर ये दबाव आएगा कि आप बिजली की दरें कम कीजिए, आप पानी की दरें कम कीजिए, आप लोकपाल बिल लाइए, आप महिला कमांडो बनाइए। उनको पता है कि हम 4 महीने में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनका लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव है। और लोकसभा चुनाव में अगर उनको अच्छा परफॉर्म करना है, लोकसभा चुनाव में अगर अपनी जीत दर्ज करवानी है, तो बेहतर तरीका ये है कि विपक्ष में सड़क पर चिल्लाते रहो, लड़ाई करो और एक संघर्ष करो। उससे जनता में एक आक्रोश बना रहेगा। वो मैं समझ रहा हूँ अनिल, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जिस परिस्थिति की आप बात करें ऐसा तो नहीं है ना कि 36 मिल गया, 37 मिल गया और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे जी, हम तो विपक्ष में बैठेंगे। ऐसी स्थिति तो है नहीं ना? नहीं, बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन स्थिति ये लोग एक ऐसा माहौल बना करके इन्होंने ला दिया है। आज ऐसा दिल्ली में माहौल बन गया है, राजनीतिक माहौल बन गया है कि दोनों प्रमुख दल जो हैं दूसरे, वो सीधे सीधे लोकसभा चुनाव की ओर देख रहे हैं। उनको पता है कि यदि हमने इनके साथ कोई भी गठबंधन किया तो उसका हश्र क्या होगा। वो ये जानते हैं कि इनके साथ काम करना कितना मुश्किल है। अच्छा, इन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते हैं। जैसा आपने संजय सिंह जब बोल रहे थे तो एक लाइन उन्होंने याद दिलाई कि इनके समय में कितने सारे घोटाले हुए, आयरन ओर हुआ, निशंक थे, ये थे, वो थे, बहुत सारे लोगों के नाम लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक जो छवि है जो इन्होंने, जैसे बीजेपी की एक लाइन थी, पार्टी विद द डिफरेंस, तो कहीं ना कहीं ये खुद को भी पार्टी विद द डिफरेंस मान के जो चल रहे हैं। तो इनको लगता है कि कहीं हम भी उसी कतार में ना शामिल हो जाएं जो भाजपा या कांग्रेस या दूसरे दलों की एक जो कतार है। तो इसलिए भी शायद ये खुद को अलग नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए ये स्टेप ले रहे हैं। चलिए ठीक है। राजू जी, मैं पहले आपके पास आ जाऊं, उसके बाद फिर इधर शुरू करूंगा। एक विकल्प ये भी है कि बीजेपी अगर एलजी देते हैं इनविटेशन, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, और वो एक्सेप्ट कर ले, और अमूमन ये होता है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो फ्लोर पे, ऐसे भी आप तो फ्लोर पे मेजॉरिटी प्रूव करते हैं, वैसी सूरत में एक संभावना ये बनती है कि कांग्रेस वॉकआउट कर जाए, सदन में ना रहे, और वैसी सूरत में अगर 8 लोग बाहर चले जाते हैं तो जो मेजॉरिटी है वो 32 पे आ जाएगी और 32 बीजेपी के पास है। क्या ये हम यूं ही नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सल्तनत पे बीजेपी आती है तो उसको हटाना आपके लिए आसान होगा। अगर आम आदमी पार्टी बैठ जाती है वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक होगा। एक दुश्मन को एलिमिनेट करने के लिए कई बार दूसरे दुश्मन का साथ दे दिया जाता है, कई बार प्रत्यक्ष तौर पे, कई बार परोक्ष तौर पे। और आपके यहाँ बीजेपी में तो बड़े बड़े थिंक टैंक लोग हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन कर रहे होंगे। क्या ऐसी संभावना बन सकती है क्या? हालांकि मुझे दिखती नहीं है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, फिर भी दोनों पैर कटवाने से बेहतर है एक पैर कटवा दिया जाए। नहीं शशि भाई, ऐसा नहीं है। आप जो बात कर रहे हो कि वो इस तरह कर लेंगे, अपना समर्थन ना उनको ना दें और अंदर बैठ के चले जाएं, बाद में उनको हटवा दें, बीजेपी भी ऐसा नहीं चाहेगी अभी। क्योंकि लोकसभा चुनाव, अनिल भाई ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने, कि लोकसभा चुनाव का दोनों पार्टियों का जो टारगेट है वो लोकसभा चुनाव है। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी, तीनों पार्टियां मैं आने वाला हूं उस पे, आने वाला हूं। एक नया पोस्टर आने वाला है शहर में, हिंदुस्तान में। का माहौल बना है जी, अगर ये माहौल ना बनता, आप ना होती तो कैसी जोड़ तो चलती, सब करते जोड़ तो चलती हुई है और सबसे जोड़ तो हुई हुई है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर जो माहौल बना है वो एक डिफरेंट माहौल बन गया है। उस माहौल को देखते हुए कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपनी बुराई जनता के आगे लाएं, क्योंकि कुछ ईमानदार जो पार्टी बात बता रहे हैं, ये तो जब पता चलता है जब सरकार में बैठे काम करना पड़ता है। काम जब सरकार में करेंगे तब ईमानदारी बेईमानी बात सब सामने आएगी कि हम कितना ईमानदारी काम कर रहे हैं। जितने वादे हमने किए हैं, 50% बिजली के रेट कम कर देंगे, पानी फ्री देंगे, जो चीजें उन्होंने बोली हैं, ये सरकार में बैठे काम करना और बाहर बैठे काम करना एक डिफरेंट चीजें आएंगे। जब हम सरकार में बैठे काम करेंगे तब पता चलेगा। मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी ने कई बार सत्ता में काम किया है, हमने कई बार काम किया है, तो मैं चाहता हूं आप वाले नए लोग आए हैं तो इनको समर्थन लेके, हम समर्थन देने को तैयार हैं, तो समर्थन लेना चाहिए और काम करना चाहिए इनको। जी,
तो काम करेंगे। हम तो क्यों समर्थन दे रहे हैं और काम करेंगे, और बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। हाँ। हमारी कोई शर्त नहीं है इनसे। हम चाहते हैं देश की जनता के लिए जो आपने वादे किए हैं, उनको वादे पूरा कीजिए आप। मतलब आप सीढ़ी दे रहे हैं कि 33,000 वोल्ट वाली जहां से लाइन जाती है बिजली की तार, उस पोल पे चढ़ो। हाँ, पिलास चढ़ो, बिना ग्लव्स के चढ़ो। पहले चढ़े, पहले ही चढ़े हैं, पहले चढ़े हैं और उन्होंने बिना से काटी है। राजू जी, सर आम आदमी पार्टी बेशक नहीं है सर, और नेता बहुत इनके बहुत चातुर कौशल नेता है, बहुत घिसे घिसाए। हाँ बिल्कुल सर, देखिए इनको पता है कि कांग्रेस ने कब किसके साथ क्या किया है, कहाँ पे सीढ़ी लगा के कहाँ वो नीचे खिसका लेते हैं, वो भी नहीं चाहते। अगर मैं एक बात ये और भी कहता हूँ, अगर लोकसभा चुनाव भी नहीं होते तो भी शायद आम आदमी पार्टी समर्थन नहीं लेती। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी याद है, जब 1 वोट से सरकार गिर गई थी। बिल्कुल वही हालात थे जो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मैं तो सिर्फ कांग्रेस से ये जानना चाह रहा हूं कि दोनों पैर से को खोने से ज्यादा बेहतर है एक पैर खोना। बीजेपी के पास एक पैर गिरवी रख के अगर आ जाए तो कभी भी वहां से छुड़वा ले सकते हैं। हमारे दोनों पैर है ही नहीं, तो 8 सीटें हैं, दोनों पैर नहीं है। हम तो ना इधर में है ना उधर में, हम तो समर्थन देने तैयार हैं जी। अभी तो आप सिर्फ देने वाली स्थिति में है। हम तो देने वाली स्थिति में ले लें हमसे तो। चलिए इसका जी, मेन चीज इसमें देखने में आ रही है कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी आ जाएगी। किसको नहीं था? आपको एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी आ जाएगी आम आदमी पार्टी को। अच्छा, आम आदमी पार्टी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी आ जाएगी। अरे सर, वो एक्सपेक्ट जितना कर रहे थे उसकी आधी ही आई है। वो बोलने में और अंदर के एक्सपेक्टेशन का अंदर होता है, पर उसके बाद 28 सीट आने के बाद उनके समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सरकार चलाने से डर रहे हैं। उनको लग रहा है जो उन्होंने जनता के बीच में सपने बेचे थे, वो सपने हम कितने कारगर कर पाएंगे। उनका टारगेट लोकसभा चुनाव है और चाह रहे हैं। ये सरकार चलाने से डर रहे हैं, ये किसके समझ नहीं पाया। ये आपके बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं या बीजेपी के बारे में कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी के बारे में। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में। सिंगल लार्जेस्ट चहल जी, शायद अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो बीजेपी ही है ना? जी बिल्कुल। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है जी। पर जब तो बनाइए सरकार और उनको बताइए कि देखिए, हमारे पास तो भी किसी ने समर्थन किया, ऐसी कोई बात नहीं करी। जब कांग्रेस ने उनको कह दिया हम तुम्हें समर्थन दे रहे हैं, उनका 28 और 8 मिला के 36 का आंकड़ा पार हो गया और उनको लोकतांत्रिक जो 36 का आंकड़ा चाहिए उनको मिलता दिख रहा है, जो हमारे राजू जी ने कांग्रेस की तरफ से उनको बताया। तो फिर क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? तो ऐसा क्यों नहीं करते? कांग्रेस ने तो हाथ बढ़ा दिया कि भाई ले लो और समर्थन ले लो। बीजेपी भी कहे कि चलो हम भी छोटे भाई, तुम भी ले लो समर्थन। हम कांग्रेस और बीजेपी हम लोग दोनों तुम्हें अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, और अगर सपोर्ट नहीं लेना है तो जिस दिन फ्लोर पे टेस्ट हो उस दिन हम लोग दोनों बाहर आ जाएंगे पकौड़ा खाने। अंदर 100% स्थिति में है कि वो इस समर्थन देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने तो कहा कि भाई ठीक है, हमारे पास जितना हम देने को तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी, ये मुझे समझाइए, बीजेपी कल तक पहले दिन तो कह रही थी कि सरकार बना लेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। अब डर क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं हमारे नेता को डर की बात नहीं है, पर जैसे आज सुबह नितिन जी ने और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा, दो ही सीट तो फर्क पड़ रहा है। तोड़फोड़ की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। कब से? ये नया दिल्ली में हमने कभी भी आगे कभी तोड़फोड़ ये नया रेजोल्यूशन पास हुआ है क्या? सरकार आई थी, चहल जी 1993 की जो सरकार आई थी वो किस तरीके से आई थी ये आपको पता है? चहल जी से मैं पूछ लूं, कोई पार्टी में नई डेवलपमेंट हो गई हो, कुछ ये नया रेजोल्यूशन पास हुआ है क्या बीजेपी और कांग्रेस? कोई बीजेपी कांग्रेस का नया रेजोल्यूशन नहीं। दिल्ली में डॉक्टर साहब के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने का हमने वादा किया था। जनता ने हमारे को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में दिया, जिसका हमने धन्यवाद और जिसको स्वीकार किया। पर जनता ने कहीं पर भी हमें पूर्ण बहुमत नहीं दे पाई, हम उसका ठीक है। पर आज जो आपने उससे पहले बात कही कि ऊंट हमारे दरवाजे पे खड़ा है, ऊंट जाके अब राजभवन के दरवाजे पे खड़ा हो गया, एलजी साहब के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। ये मतलब ऊंट अपने पास कोई रखने को तैयार नहीं है। एलजी साहब, ये शशि भाई का जो ऊंट चला रखा है उन्होंने, ये जाके एलजी साहब के दरवाजे पे खड़ा हो गया है। जनता का जो ऊंट था वो तो डिसीजन में आ गया। अब एलजी साहब क्या डिसीजन लेती है? बीजेपी और कांग्रेस में दोनों से ये पूछना चाहता हूं, आत्मविश्वास से लबरेज है इस वक्त आम आदमी पार्टी। पहली दफा चुनाव लड़ी और इतनी सीटें लेकर के आ गई कि कांग्रेस का तो पत्ता साफ कर दिया और बीजेपी को हाफ कर दिया। 31-32 हाफ नहीं किया। अरे बीजेपी अपनी पहली सीटों से बड़ी है, बल्कि मुझे उल्टा कहना चाहिए। मुझे इतना डाउन हो गई, मुझे उल्टा कहना, मुझे तो सर उल्टा कहना चाहिए
कि बीजेपी को ये कांग्रेस को हाफ कर दिया और बीजेपी को सत्ता से साफ कर दिया। ये तो मैं उल्टा कह गया, ये ऐसे कहना चाहिए। लेकिन मुझे जरा ये बताइए, कांग्रेस और बीजेपी के मन में क्या ये खौफ नहीं है कि अगर ये दोबारा चुनाव हुआ और जिस तरीके से आजकल भवें तान रहे और एक आत्मविश्वास से ये पार्टी भर गई है, अगले चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि दोनों आदमी आप लोग हाफ हाफ वाली स्थिति में आ जाएं? ये डर नहीं सताता है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई डर की बात नहीं है। लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव अगर कहीं होता है तो पार्टी हमारी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हम किसी दूसरे पुनः चुनाव के उसके समर्थन है उसमें नहीं है। हमारे पास तो जो जनता ने मैंडेट दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और हम पूर्ण विश्वास के साथ अपने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने आज सेमीफाइनल जीता है, उसके बाद जनता का जो फाइनल है उसको जीतने की तैयारी में है। सेमीफाइनल पूरा कहाँ जीता सर? दिल्ली वाला तो अटक गया। कोई बात नहीं, बाकी 3 राज्यों में एक अच्छे बहुमत के साथ गए हैं। मुझे लगता है देखिए, दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी भी, दोनों सोशल मीडिया की मास्टर पार्टियां हो गई हैं। अब ये हर मुद्दे पे सोशल मीडिया पे जाते हैं और बात करते हैं। तो बेहतर हो कि एक ये सोशल मीडिया का भी पोल चलवा लिया जाए और ये तय कर लिया जाए कि क्या भाई मिलकर के सरकार बनाई जा सकती है। आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं इसकी घोषणा करना नहीं चाह रहा था। दिल्ली में हमारा बैलेट बॉक्स घूम रहा है आज सुबह से ही और वो हम लेकर के आ जाएंगे। कल परसों में ही आ जाएंगे। मैं कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अगर एक दफा कह दीजिए, खैर मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसका असर पड़ता है सर्वे पे। बहरहाल डॉक्टर मुनीश जी, जिस जगह आप खड़े हैं 28 सीटें लेकर के, क्या आप लोगों के मन में अब ये भी एक बात आ गई है कि इस बार 28 है, अगले बार 228 हो जाएगा, या 70 ही है तो 70 में 48 हो जाएगा और रुक जाओ, इस बार सरकार ना बने? क्योंकि वो चेहरे की मुस्कुराहट ये बताती है, संजय सिंह हो या कोई भी हो, कि सरकार नहीं बना पाएगा कोई भी आदमी और ना ही कोई किसी को तोड़ पाएगा। वो खौफ है लोगों के मन में और आपको ये लगने लगा कि इस बार 28 है तो अगली बार 48 हो जाएगा। सर, 28 से 48 भी हो सकता है, 28 से 8 भी हो सकता है। जी, तो मैं पूरी बहस सुन रहा हूं और इसमें देखिए काफ़ी किस्म की अटकलें और संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। मैं आपका ध्यान इस वक्त इस बात पर दिलवाना चाहूँगा कि कल जब वोटों की गिनती हो रही थी तो शाम के 5 बजे, यानी कि तब तक रिजल्ट्स डिक्लेयर भी नहीं हुए थे, ट्रेंड्स और लीड्स पता थी, अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े संक्षेप में सीधा ऐलान किया कि हमारे पास सरकार बनाने का जनादेश नहीं है, हम विपक्ष में बैठेंगे। इसको कहते हैं नैतिकता की राजनीति। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी जोड़ तोड़ की राजनीति का सोचने की बजाय उन्होंने कहा कि 28 सीटों का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि हमें विपक्ष में बैठना है। और देखिए, विपक्ष में बैठने वाले एमएलए के पास भी काफी ज्यूरिसडिक्शन होता है, उसके पास अपनी एक पावर होती है जिसके तहत वो जन सेवा कर सकता है, लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा कर सकता है। तो बिना किसी उलझन के हमने स्पष्ट मना किया कि हम विपक्ष में बैठ के अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उसके बाद इसको कहते हैं मोरालिटी का उन्होंने पेडेस्टल ऊपर कर दिया। बीजेपी जी प्लीज मुझे देखिए, मैं आप लोगों की बातें सुनता रहा। उसके अलावा देखिए, आप ये देखिए बीजेपी के इतिहास पे आप नजर डालें तो बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती ही रही है पिछले 15-20 सालों से, आप देखिए। लेकिन क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल ने इनको एक नैतिकता के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, हम तो इस किस्म की राजनीति ही करने आए, इसमें किसी किस्म की दुविधा नहीं है। लेकिन हर्षवर्धन जी की समस्याओं को उन्होंने बढ़ा दिया, उलझनों को बढ़ा दिया। अब बीजेपी को समय लगा क्योंकि वो अटकलों में विश्वास रखते हैं, वो जोड़ तोड़ की राजनीति में हमेशा उनका विश्वास रहा है। अगर अच्छा चरित्र होता तो अभी तक अपने देश की सूरत, राजनीतिक सूरत वैसी बदल चुकी होती। तो कहने का भाव ये है कि किसी किस्म का संशय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 28 सीटों का मतलब यह है कि हमें जनादेश मिला है जनता की आवाज को संसद या विधानसभा तक लेके जाने का, उसको करेंगे पूरा। लोकसभा के चुनाव भी आएंगे, उसके लिए भी डेफिनेटली लड़े जाएंगे। हरियाणा का आपको पता है कि आम आदमी पार्टी वहां पे पहले से एक पॉलिटिकल वैक्यूम है और आपने खुद ही अपने टीवी चैनल पे अनाउंस किया कि वहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि जिस किस्म की स्वच्छ राजनीति को करने आए हैं उसे बिना किसी दुविधा के हम आगे बढ़ेंगे और पूरे देश में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, यहां पर एक छोटा सा कॉमर्शियल, जी ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, फिर एक छोटा कॉमर्शियल। जो मनीष भाई कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि हम स्वच्छ राजनीति करने आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, इसलिए तो हम समर्थन देना चाहते हैं और उनको समर्थन मिलना तो करना चाहिए इनको।
ये काम को करें ना तो करें, ये अच्छी सरकार चलाएं जो जनता चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हम भी सोच छवि का काम करना चाहते हैं। जो जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, जो सपने बेचे हैं, जो सपने बेचे, लेकिन अब टारगेट दूसरा है। टारगेट जो है लोकसभा चुनाव नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो मैं देखिए मुझे 20-22 साल हो गए और इलेक्शन मेरा स्पेशल बीट रहा है, लेकिन ये पहली दफा मुझे देखने को मिल रहा है। और विनोद जी तो, ब्राज बिहारी जी, ये सब लोग, विनोद जी तो बहुत ही सीनियर है हम लोगों से, इनका भी पॉलिटिक्स में बहुत उनकी रुचि रही है और कवर करते रहे हिंदुस्तान के इलेक्शंस को। लेकिन मतलब मुझे 20-22 साल में तो ये मेरा पहला अनुभव है जहां लोग देने को तैयार है लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। उसका एक कारण है कि जो सपने दिखाए हैं वो पूरे करने का इनको खुद को विश्वास नहीं है। जो जनता के बीच में इन्होंने सब साथ बेच दिए, वैसे कांग्रेस पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, ये डर लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में जनता नकार देगी। भाजपा को सीटें ज्यादा मिली, अपना कर्तव्य पूरा करें। हम तो बैठे हैं 28 सीटें लेके। नहीं, एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए भाजपा सरकार बनाती है, जो बनती नहीं दिखाई दे रही, तो क्या आम आदमी पार्टी जब बहुमत लेने का वक्त आएगा, आम आदमी पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस बीजेपी खिलाफ ही वोट डालेगी। हाँ, वो तो डालेगी, तो कह रही है कि ऐसे में आप विपक्षी भूमिका कहाँ निभाएंगे? आप विपक्षी भूमिका वैसे कांग्रेस का एक इतिहास है, कांग्रेस ने बीजेपी के अलावा सबसे समर्थन लिया और सबको समर्थन दिया है। अब केंद्र में भी देखिए कि सब लोग समर्थन दे रहे हैं उसको, इसीलिए वो यहाँ तो ये कांग्रेस पार्टी का अच्छा है कि कम से कम दिल्ली की जनता को कम से कम 2-4-5 महीने के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो बना ही देते हैं किसी को। और 4 महीने का वक्त बहुत होता है, कम से कम जनलोकपाल भी आप बना सकते हैं, बिजली के पानी के दाम आप कम कर सकते हैं, कम से कम महिला कमांडो तो खैर केंद्र सरकार का मसला है। लेकिन जो उन्होंने वादा किया है दिल्ली से, तो उनको दिल्ली में बनाना पड़ेगा। के साथ ही सारे काम पूरे करेंगे। अभी राज बिहारी जी ने बड़ी दिलचस्प बात कही, अगर जो है हर्षवर्धन सरकार बना लेते हैं और अगर वो कहते हैं कि हम जन लोकपाल बिल, जैसा कि अन्ना हजारे कहते हैं, उसको हम लाते हैं सदन में, पारित करवाते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप पार्टी विरोध करेगी इसका। जी, ये अच्छा ठीक है, ये कहानी सिर्फ इतनी तक नहीं है विनोद जी। जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि दिल्ली में चुनाव लड़ना ये एक पायलट प्रोजेक्ट था आम आदमी पार्टी का। मसला यहां है, जो अंदर खबर है वो ये है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। नजर है लोकसभा चुनाव, निश्चित रूप से। और मेरी कई लोगों से बात, जो हमारी सोर्सेज है, वो ये बताते रहे हैं, वो आज से नहीं बहुत पहले से बताते रहे हैं कि दिल्ली में अगर सरकार बन भी गई तो 2-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल यहां पे रहेंगे। उसके बाद 2-4 लोग दिल्ली से होंगे और उनकी मंशा ये है, उन्हें पता है कि वहां पे सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनेगी नहीं अभी वहां पर, और उसकी वो कल्पना भी नहीं करते हैं। लेकिन उनका जो जोर है वो इस बात पर है कि 8-10 लोग कम से कम अरविंद केजरीवाल, मनीष और कुमार विश्वास सरीखे लोगों को संसद पहुंचा दिया जाए और उसके बाद वहां पे बताया जाए कि अंदर कार्रवाई कैसे होती है और जो उसका हिस्सा बन जाए वो। ये एक रणनीति का हिस्सा रहा है और दिल्ली सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है। और दिल्ली के साथ साथ जो मेरे पास सूचना है और आधिकारिक तौर पे अब लोग बात भी करने लगे हैं कि जो अगला चुनाव है वो लोकसभा चुनाव, और अगर दिल्ली के साथ विधानसभा के चुनाव हुए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव, और उसमें एक और राज्य जुड़ रहा है हरियाणा, दिल्ली, ये 2 विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कम से कम एक मेजर चंक, बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। ये एक तैयारी चल रही है और उसकी जो पटकथा है वो लिख ली गई है। किसी भी दिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसकी घोषणा हो जाएगी। विनोद जी, क्या असली टारगेट आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा है और साथ साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पे दिल्ली और हरियाणा पे कब्जा करना? देखिए, ये और हरियाणा इसलिए बता दूं कि अरविंद केजरीवाल हिसार के रहने वाले हैं और जो मेरी सूचना है योगेंद्र यादव रेवाड़ी के कहीं आसपास रहने वाले हैं, और ये कमांडो खुद हरियाणा से आए हैं जो दिल्ली कैंट से जीते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। देखिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता कह भी रहे हैं कि हमारा लक्ष्य पूरे देश में राजनीति में परिवर्तन लाना है, वो इस चीज से इनकार नहीं कर रहे कि लोकसभा हमारा लक्ष्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 300 से अधिक जिलों में ऑलरेडी शाखाएं मौजूद हैं। लेकिन जहां तक आपने कहा कि 2 विधानसभा हरियाणा और दिल्ली, ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है।
दिल्ली में सरकार बनने नहीं जा रही है। विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होने हैं, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होने हैं और उसमें ये अपना पराक्रम निश्चित रूप से दिखाएंगे। लेकिन मैं एक बात दूसरी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है, उसमें इतनी विविधताएं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होती है और वहाँ के जमे हुए प्लेयर अपने आप में एक जो मिलने जुलने का और ये सब समीकरण पहले से मौजूद होते हैं। एक नई पार्टी के लिए जो दिल्ली में इतना आसान था, सोशल मीडिया की वजह से, डिस्टेंसेस कम होने की वजह से, कार्यकर्ताओं के एजुकेटेड सेगमेंट होने की वजह से, एजुकेटेड लोगों से प्रॉपरली इंटरेक्ट कर पाने की वजह से जो जितना काम आसान दिल्ली में था, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, बड़ी बड़ी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ 13-13, 14-14, 20-20 लाख मतदाता भी होते हैं, इतना आसान नहीं होगा। मैंने पढ़ा, मैंने कल के रिजल्ट को बड़ा माइन्यूटली स्टडी किया कल 3 बजे रात तक। जो मेजर पॉकेट जहां से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं वो तबका है जिसके नाम पर राजनीति तमाम पार्टियां करती रही हैं। कोई गरीब गुरबा कहता है, कोई सोसाइटी का लोअर सेक्शन कहता है, कोई डिप्राइव्ड कहता है। ये वो सेक्शन है जिसने जम करके वोट दिया है अरविंद केजरीवाल। नहीं, ये मैं मानता हूँ, अगर ये मैसेज अक्रॉस द कंट्री जाता है तो ये है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं है कि वहाँ भी वो नेशनल लेवल पे अपना जो है असर दिखा सकते हैं, वहाँ भी वोट ले सकते हैं और मतदान को, लोकसभा मतदान को बुरी तरह से क्या, अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हैं जी। और जो भी समीकरण आज नेशनल पार्टीज बना के बैठी है वो सारा उसमें उलटफेर हो सकता है। मैं ये कह रहा था वो कंपैरेटिवली ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम होगा। जी, चुनौती वाला काम तो दिल्ली भी था, लेकिन ठीक है, आपका जो कहना है उसमें लॉजिक है। मेरे पास समय बहुत कम है और एक ऐसा मसला उठाना चाहता हूं आज, इस पे चर्चा मैं बाद में करूंगा, 2-3 दिनों के अंदर ही करूंगा। क्या प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर अब तक हम 2 लोगों की बात करते हैं, यदा कदा थर्ड फ्रंट की बात कर लेते हैं। क्या बहुत निकट भविष्य में जब आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों के तौर पे बात करें तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के अलावा तीसरी कोई एक तस्वीर उस पोस्टर में क्या अरविंद केजरीवाल की आने वाली है बहुत निकट भविष्य में? रास बिहारी जी, बहुत संक्षेप में, इस पे चर्चा में आगे करूंगा, आप संक्षेप में बताएं। प्रधानमंत्री पद के लिए तो पहले से ही कई दावेदार हैं, नीतीश कुमार हैं, मुलायम सिंह यादव हैं। क्या उसमें एक नाम अरविंद केजरीवाल का जुड़ने वाला है निकट भविष्य में? नहीं, अरविंद केजरीवाल चाहे पार्टी के नेता हैं, अपनी तरफ से तो जोड़ सकते हैं, लेकिन जनता की तरफ से अभी जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे, ये बहुत कहने की बात है होगा सर। वो तो क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी जैसे आप चर्चा कर रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की इतनी ताकत होती तो दिल्ली में ही चुनाव क्यों? आप जाके अभी राजस्थान में चुनाव लड़ लेते, दिल्ली के पास है। आप जाके छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ लेते, वहां भी बहुत गरीब लोग हैं। आप जाके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते, क्योंकि अचानक जो है केवल दिल्ली में आप ये संभावना दिखती है। नहीं, मैं उस पर चुनाव लड़ने में विस्तार से बातचीत करूंगा। चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है कहीं कि क्या आपको संभावना दिखती है कि अरविंद केजरीवाल का भी पोस्टर मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे भविष्य में, बहुत निकट भविष्य में आने वाला है? पार्टी चाहे तो जरूर वो करेगी। और शशि जी, मुझे अगर आप अनुमति दें तो मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सामने नहीं आएंगे। वो 40-45 सीटें जीत करके भी उस पंक्ति में खड़े नहीं होना चाहेंगे जिसमें नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, जयललिता वगैरह हैं। वो उस समय भी यही बात करेंगे कि हम देश की राजनीति को बदलने के लिए राजनीति में आए हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, सत्ता की राजनीति के लिए नहीं आए हैं, और इसी फॉर्मूले पे चलते हुए वो 30, 35, 40 सीटें जीत सकते हैं। अनिल जल्दी से, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन्होंने आज तक कभी अपने मुंह से ये बात नहीं कही है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं एक टीम है मेरे पास, मैं उसका नेतृत्व कर रहा हूं। और मेरी जब उनसे कई बार बात हुई है तो उन्होंने ये बोला है कि भाई देखिए, मेरी टीम ने मुझे संयोजक बनाया है, मैं एक नेतृत्व करता हूं। अब वो मुख्यमंत्री होता है प्रशासनिक लहजे में, राजनीतिक परिदृश्य में, तो वो जो भी है वो मैं कर रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी तरफ से खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे, क्योंकि उनको पता है इस रेस में मुलायम सिंह यादव हैं, मायावती हैं, राहुल हैं, मोदी हैं। डॉक्टर मनीष, राजनीतिक विशेषज्ञों ने या विश्लेषण में ये बात बड़े अंडरकरंट्स को मिस किया गया, जिसके परिणाम कल देखने को मिले कि 28 सीटों की आंधी जो आम आदमी पार्टी लेके आई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि देश की जनता की पिपासा क्या है, देश की जनता चाहती क्या है। देश की जनता चाहती है
कि अच्छी किस्म की राजनीति की जाए, स्पष्ट स्वच्छ राजनीति की जाए, जोड़ तोड़ की राजनीति मत की जाए। का प्रोजेक्शन क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पे पार्टी करेगी? आम जनता की अभिलाषा को पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, पहुंचाएंगे। और उनकी अभिलाषा अरविंद केजरीवाल है लोकपाल की सूरत में। चलिए ठीक है, ठीक है। चहल साहब, अगर ऐसा होता है तो मोदी जी के लिए एक और राह में वार कोई नजदीक से भी नहीं है। अगर ऐसा कहीं भी होता तो मध्य प्रदेश, राजस्थान जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहाँ 200 से ऊपर विधानसभा की सीटें हैं, छत्तीसगढ़, वहां कहीं भी थोड़ा बहुत दिखता तो कुछ, वहां क्लियर मैंडेट है। राजस्थान में तो 2/3 मेजोरिटी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी धमक दी है और लोकसभा चुनाव में हम क्लियर वहां सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं और मोदी जी के नजदीक भी कोई नहीं खड़ा होने वाला। जी राजू जी। सर देखिए, मोदी जी की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, मैंने कल भी कहा था कि अच्छा, मोदी जी कौन बेहतर है? मतलब राहुल गांधी तो सबसे अच्छे हैं, मोदी जी उसके बाद नंबर 2 पर अच्छे हैं या केजरीवाल अच्छे हो सकते हैं? सर मैंने बताया ना क्या होता है कि 10 साल देखिए, आपका कैंडिडेट मैंने नंबर 1 पे कर दिया है, उसके बाद नंबर 2 बताइए कि मोदी अच्छे या केजरीवाल अच्छे? नहीं, तो जनता ने चुनना है, जनता का जो फैसला आएगा। आप भी तो जनता ही है ना सर? पहले तो जनता में है। मोदी जी और इसमें राहुल गांधी सबसे बेहतर, नंबर 2 पर केजरीवाल या मोदी? नहीं, मैं केजरीवाल साहब जिस ढंग से काम करना चाहते हैं, मैं कहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि उनको एक मौका देना चाहिए हमको कि उस ढंग से काम करके दिखाएं। वो प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन मोदी जी का मुख्यमंत्री कह रहे हैं या प्रधानमंत्री कह रहे हैं? मोदी जी का अपना अस्तित्व जो है वो अपनी जगह पर है। उनका राजू जी का कहना यह है कि वो कम से कम पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर काम करके दिखाएं। दिल्ली में काम कर लेंगे। वैसे अनील कपूर फिल्म भी आई थी जिसमें अनिल कपूर जी मुख्यमंत्री बने थे, तो मुझे उस तरह का कुछ माहौल सा दिख रहा है कि उस तरह का कुछ माहौल बनाकर केजरीवाल साहब आएंगे और उसको बनाएंगे, तो मुझे हमें अच्छा बात है कि दिल्ली में एक अच्छी साफ छवि छतरी वाला। लेकिन राजू जी आपने जवाब नहीं दिया कि प्रधानमंत्री, ये देखिए हम लोग तो चर्चा ही कर रहे हैं ना, हमारी चर्चा से कहाँ कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो रहा है। आपके लाख कहने पे अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ बात ही कर लेते हैं। एक छोटी सी बात सुन लेना जी। आने वाला जो समय है, मुझे जो लग रहा है, मेरा अपने एनालिसिस जो है कि दिल्ली अपने पूरे भारत के अंदर किसी की सरकार नहीं बनने जा रही। किसी की सरकार नहीं बनने जा रही, कांग्रेस की भी नहीं। भाई राजस्थान के चुनाव ने, मध्य प्रदेश के चुनाव ने, छत्तीसगढ़ के चुनाव ने, वो कांग्रेस की भी नहीं बनेगी। ये क्लियर कर दिया कि जिस तरह की हमारे को 2/3 मेजोरिटी मिली कि श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आने वाला 2014 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं और लाल किले पे श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच 2014 में हम सुनने को मिलेगी। लाल किला याद दिला दीजिएगा चहल जी को कि लाल किला जयपुर में नहीं है, बाहर जो बना था वो डमी बना था, असली वाला दिल्ली में है और दिल्ली में ही केजरीवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार पैनल से, कंट्रोल रूम से मेरे कान में आवाज आ रही है कि हम ओवर टाइम जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने एक ऐसा विषय छेड़ दिया है जिसकी बात आज दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में हो नहीं रही है, लेकिन यकीन मानिए, इंतजार हफ्ते 2 हफ्ते का कीजिए, इस पे भी बहस बहुत तगड़ी होने वाली है कि क्या मोदी की राह में केजरीवाल अब सामने आ रहे हैं? क्या राहुल और मोदी के साथ उस पंक्ति में केजरीवाल भी कहीं खड़े तो नहीं होने वाले? दिल्ली में झाड़ू और वो झाड़ू के साथ अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा ही एग्रेसिव चेहरे के साथ पोस्टर बना था, क्या वो पोस्टर दिल्ली की गलियों से निकलकर देश के अन्य हिस्सों में भी जाने वाला है? हरियाणा तो इसके लिए तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।